इस बार सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश के हाथ में नजर आ रही है। आखिर कौन सी पार्टी पर भारी पड़ रही है वहां राजनीतिक तौर पर सबसे अहम उत्तर प्रदेश में? IBN 7 के लिए CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा 40% वोट मिलने का अनुमान हमारे पोल में लग रहा है। इसके बाद राज्य में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को 24%, BSP को 21%, कांग्रेस के गठबंधन को 10% और अन्य को 5% वोट मिलने के आसार हैं। और आपको बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और जो ये वोट शेयर हमने आपको दिखाया, इसे सीटों में अगर तब्दील करें, जो काम हमारे लिए राजीव कारंदीकर ने किया है, सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 45 से 53 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 13 से 17 सीटें, बसपा के हाथी को मिलेंगी 10 से 14 सीटें और कांग्रेस 3 से 5 सीटों में ही सिमट जाएगी। संजय जी, सबसे पहला सवाल आप ही से पूछूंगा कि मोदी विरोधी वोट यहां पर क्लियरली फ्रेगमेंटेड है, ये नंबर बता रहा है, लेकिन एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट के तौर पर लोग ये कह सकते हैं कि बीजेपी को हराने वाले सारे वोटर एक तरफ इकट्ठा होकर कहीं इसको बहुत सारे इलाकों में सीधा मुकाबला तो नहीं बना देंगे और तब ऐसे में हमारा अनुमान कुछ गलत भी तो हो सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो आकलन है हमारा 40% वोट, और जब इसको सीटों में तब्दील करते हैं प्रोफेसर राजीव कारंदीकर, तो इन सब चीजों का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये 40% वोट पूरे के पूरे स्टेट में बटे हुए हैं और एसपी के वोट बटे हुए। हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पता है और आंकड़ों को भी उस हिसाब से संभाल करके देखा जाता है कि कितना कंसंट्रेशन किस इलाके में है। और हमें लगता है कि जब पहली और दूसरी पार्टी के बीच में, जहां बीजेपी और एसपी के बीच में 14% का फासला है, तो जो सीटों का अनुमान लग रहा है बिल्कुल काफी कुछ। आप काफी घूमे हैं यूपी, झुलसा हुआ चेहरा इसकी गवाही दे रहा है। 14% का मार्जिन, स्टोरी इज ओवर, डिस्कशन को कुछ बचा नहीं है। जी देखिए, अगर इस प्रकार के आंकड़े अगर जमीन पर हैं और ये होल्ड करते हैं अगर, तो सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था उत्तर प्रदेश में, जब 38% कभी करीब उनको वोट मिला था राम मंदिर की लहर में 1998 में, और जब बीजेपी एक अनडिवाइडेड गैर विभाजित उत्तर प्रदेश में 58 सीट लेकर आई थी, उससे भी ज्यादा ये वोटिंग परसेंटेज दिखता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई होल्ड करता है या नहीं, उसके ऊपर मुझे विश्वास है कि आप चर्चा करेंगे कुछ समय बाद। बिल्कुल। और हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं परिचय करा दूं। धीरज नैयर हैं हमारे साथ, थिंक इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, एडिटर एट लार्ज हैं फर्स्ट पोस्ट के। अजय सिंह गवर्नेंस नाउ के मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार केतकर साहब संजय बने ही हुए हैं। और धीरज, ये कहानी क्या कह रही है? जो ये आंकड़े आपको दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में जुम्मा 2-2.5 साल पहले विधानसभा की बात करें, 52 से 47 सीटों पर सिमट गई थी, घटी थी बीजेपी, 10 सीटें थी। ऐसा क्या हुआ? क्या संगठन में मजबूती आ गई या ये दरअसल केवल मोदी फैक्टर वर्क कर रहा है? देखिए, मोदी फैक्टर तो वर्क कर रहा है एक लेवल पे, लेकिन दूसरी लेवल पे अब अखिलेश सरकार का परफॉर्मेंस भी देखिए, पिछले 2 साल में बहुत ही बुरा रहा है, तो उन्होंने भी काफी ग्राउंड सीड कर दिया है। मायावती इस चुनाव में ज्यादातर काफी चुपचाप रही हैं, काफी अंत में जाके कैंपेन किया है। लेकिन मैं जब आंकड़ों के डिटेल अगर आप देखें, तो अभी भी वो जो पुराने कास्ट बेस्ड वोटिंग सिनारियो है काफी चल रहे हैं। बीजेपी के पीछे अपर कास्ट टोटली कंसोलिडेट कर चुके हैं, नॉन यादव ओबीसी और एससीज भी उनके साथ, नॉन जातव एससीज उनके साथ हैं। तो मायावती के साथ अभी भी उनका बेस है जो कि जातव एससीज है, और मुलायम के पास मुस्लिम कंसोलिडेशन काफी है और यादव का भी है, इसलिए मुलायम अभी भी खेल में है। अब जैसे भूपेंद्र ने कहा, ऑन द ग्राउंड ये अंत में कैसे प्ले करेगा कि मुलायम और मायावती खेल में है, कांग्रेस तो बिल्कुल ही बाहर है। एक संक्षिप्त में बात जोड़ दूंगा संजय जी मैं, कि उत्तर प्रदेश की जो कहानी है ना, उत्तर प्रदेश की कहानी को आपको अलग अलग इलाकों से देखना पड़ेगा। अब देखिए, कोई भी पोस्ट पोल आपको सीट दर सीट तो आपको कहानी बता नहीं सकेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से मेरे मुताबिक, कम से कम जितना मैंने सफर किया है वहां पर, काफी भिन्न दिखती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 40% हम जो वोट शेयर हम दिखा रहे हैं और करीबन 45 से 53 जो हम सीटें दिखा रहे हैं, इसमें एक जो बेसिक अनुमान है वो ये है कि जो परफॉर्मेंस बीजेपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वही परफॉर्मेंस मिला जुलाकर बीजेपी का पूर्वांचल में है। अगर ये सही है कि नहीं है? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने स्पष्ट किया पहले ही, ये जो 40% वोट है, जब इसको सीटों में तब्दील किया जाता है तो ये यूनिफॉर्म स्विंग की बात नहीं होती है कि हर सीट पे, यूपी के 80 सीटों पे
40-40% वोट होंगे। यानी आप ये कहते हैं संजय जी कि हो सकता है पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की 33 में से जहां पे 4 सीटें आई थी पिछली बार, आप ये कह रहे हैं हो सकता है बीजेपी का परफॉर्मेंस अब की बार भी खराब हो वहां पर, यानी कि कुछ और जो बाहरी लोगों को लेकर आए 8 से 10 सीटें, लेकिन फिर भी इतनी सीटें, मतलब कि बाकी प्रदेश में बीजेपी की 40 सीटें। लेकिन अनुपातिक तौर पे अगर आप देखेंगे तो अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछली बार खराब था, इस बार भी खराब करें, लेकिन इसका खराब का तो परिभाषा क्या हो सकता है? 12 सीटें 15 सीटें भी जीत सकते हैं, उसको भी खराब। अच्छा, वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प चीज है। बिल्कुल ठीक है, जो भूपेंद्र ने उठाया उसको डेवलप करते हैं। आप दोनों का कमेंट चाहिए। अजय, पहले आपके पास। हम लोग एक तरफ तो कहते हैं कि ये मल्टी कॉर्नर फाइट होती है यूपी में। आमतौर पर अलग अलग इलाकों में या तो कहीं मायावती बनाम बीजेपी है या मुलायम सिंह बनाम बीजेपी है। 75% सीट तो सीधे मुकाबले की है। देखिए, मैं उस स्टेट में कई बार गया और मैंने जो देखा उसमें जो आंकड़े आपके दिखाई दे रहे हैं, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि हकीकत भी वही है। और जिस तरह का यूं कहिए वेव, अगर हम नहीं कह सकते, हालांकि ये अगर आंकड़े हैं तो वेव ही कहेंगे। और जो हमने देखा है उसमें हमें लग रहा है कि ये शायद हकीकत को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जी। तो इसमें भूपेन, क्योंकि आप बहुत घूमे हैं वहां पर, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि अखिलेश यादव से जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे? वो नाराजगी समाजवादी पार्टी को एक तरफ झेलनी पड़ रही है और दूसरी तरफ हमें मायावती का जरूर जिक्र करना होगा। मायावती कुछ ज्यादा ही खामोश या शांत दिखी शुरुआती दौर में। 8वें 9वें चरण की बात नहीं कर रहा हूं। जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से चुनाव प्रचार का तरीका रहा है, वो मुख्य राजनीतिक दलों से काफी भिन्न रहा है, काफी विपरीत रहा है। मायावती जी ने अब की बार भी उनका जो काडर है, जो उनका सपोर्टर है, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग में हमेशा विश्वास रखती हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के आपको चारों तरफ पोस्टर दिखेंगे, रोड शो। मायावती ने कभी अपने जीवन में रोड शो नहीं किया है। हर नेता जो है वो रोड शो करता है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की कहानी इस बार हमें इस प्रकार से दिख रही है। और ये आंकड़े, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि हम कहते, सर्वे कह रहा है कि बीजेपी की 50 सीटें आ रही हैं, हो सकता है बीजेपी की 50 नहीं, बीजेपी की 40 सीटें ही आए। लेकिन ये स्पष्ट है कि बीजेपी का बड़ा भारी लाभ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां पर पिछली बार उनकी सिर्फ 10 सीटें। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि मोदी जी यूपी के हैं नहीं, और अगर यूपी में वेव हो रहा है गुजरात के नेता से, ये काफी स्पेशल इसलिए यहाँ कुमार केतकर यूपी के नहीं है। जी, केतकर साहब, उनके जो आपसे एक सवाल है। एक तरफ ये थ्योरी दी जा सकती है कि बदलाव का वोट है, जिसको मोदी फैक्टर कहते हैं, वो रिप्रेजेंट हो रहा है बदलाव, गवर्नेंस, डिसाइसिवनेस वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि बीजेपी का जनाधार अन्य जातियों में वोट का बढ़ा है। तीसरा स्टेटमेंट भी हम ही देते हैं कि वोट अभी भी जातीय आधार पर हो रहे हैं। कौन सा सही है? मुझे लगता है लोगों को बदलाव चाहिए, और ये एंटी इनकम्बेंसी इन यूपी और एंटी इनकम्बेंसी इन दिल्ली दोनों के साथ है, और इसी के लिए वो बदलाव का वोट है। मुझे लगता है कि जाति का व्यवहार भी होता है, इसी के लिए हम 80 सीट्स नहीं दे रहे हैं ना, 40 सीट दे रहे हैं। नहीं तो पूरी दुनिया को बदलाव चाहिए तो 80 सीट्स आ सकती थी, जैसे 1984 में आई है, 1971 में आई है, 1977 में आई है। उस तरह का तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि बदलाव की दिशा में लोगों की मानसिकता है, लेकिन उनको ये भी चीजें हैं, कास्ट है, कम्युनिटी है, वो भी पीछे खींचती है। वो ये भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का चुनाव प्रचार रहा है, जो चुनाव अभियान रहा है उत्तर प्रदेश में, वाकई काबिल तारीफ उसको कहना पड़ेगा। बिल्कुल। जब बात हुई देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर अमित शाह जी ने कुछ भड़काऊ भाषण दिए, जिसके कारण ध्रुवीकरण हुआ। पूर्वांचल में जब बात हुई, बीजेपी को फीडबैक मिला कि यहां पर गाड़ी कुछ फिसलती सी दिखती है, तो क्या किया अमित शाह जी, आजमगढ़ में जाके बोला है तो आजमगढ़ नहीं आतंकगढ़ है, यहां से मुसलमान जो है वो सब जाके गुजरात में बम फोड़ते हैं। इन सब बातों का असर पड़ता है। अपनी प्रिय मैसेजिंग को फोकस करते रहे। बिल्कुल। यूपी के संदर्भ में मुसलमान फैक्टर की बहुत ज्यादा बात होती है। क्या नरेंद्र मोदी जो पहले कहते थे कि गरीबी से लड़ो, आपस में मत लड़ो, जो कहते थे कि यहां से ज्यादा हज यात्री क्यों नहीं जाते, बाद में उन्होंने इस मैसेजिंग को कम किया और राम का फोटो लगाया। मुस्लिम एंग्जाइटी को एड्रेस करने में वो कुछ और कर सकते थे, जिसको उन्होंने सोच करके रणनीति के तहत आधे में छोड़ा। अजय, हमें लग रहा है कि शायद ये ज्यादा हम देख रहे हैं कि अमित शाह के स्टेटमेंट से कुछ हो गया। अमित शाह, अगर आप देखिए मुस्लिम कंसोलिडेशन पर मेरा सवाल है कि मुस्लिम कंसोलिडेशन अभूतपूर्व है इस बार। 100 रॉयट्स वहां पे हो चुके हैं स्टेट में, पिछले 2.5 साल में वहां हो चुके हैं। तो जो आप उस एंगल को कहेंगे तो वो एंगल पहले से है। अभूतपूर्व कंसोलिडेशन मुस्लिम का है नहीं। करीब 56-57% मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं।
पहले भी करीब करीब 50% मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे हैं। तो इतना जो राइट्स की बात कर रहे थे आखिरी तो आप ये कह रहे हैं, संजय जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी नई बात नहीं हुई है कि मोदी आएंगे इस कारण से सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर कोई नई रणनीति ले आए हैं। ऐसा यूपी में बिल्कुल होता दिखाई नहीं पड़ता। इससे कहीं ज्यादा कुछ दूसरे राज्यों की जिसकी चर्चा हम शायद करेंगे आगे, उसमें ज्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन यूपी में इतना कंसोलिडेशन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कांग्रेस का सपा से या बसपा से तब फर्क पड़ सकता था, तब कंसोलिडेशन ज्यादा होता। तीन वे स्प्लिट हो गया। मैं एक जवाब आपका चाहूंगा, क्या दरअसल यूपी का चुनाव बन ये गया कि या तो आप मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ? जी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उस पर कोई दो राय नहीं। यूपी का क्यों, आप पूरे देश में आप देख लीजिए इस चुनाव में जो मुख्य पहलू है, मुख्य व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। और जो संजय जी ने पहले बात उठाई थी जाति समीकरण की, संक्षिप्त में उससे बता दूं, देखिए नरेंद्र मोदी जी वो आइडियल कॉकटेल है एक तरीके से। ओबीसी व्यक्ति, कहीं विकास और कहीं भगवान राम, सब कुछ एक साथ लेकर चलने में उनकी विकास, हिंदुत्व, सब कुछ कदम ताल कर रहा था। और अनंत विजय हमारे प्रोड्यूसर वो बुरा मान जाएंगे कि मैं बिहार का जिक्र क्यों नहीं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ बिहार है, इसका हाल क्या है? IBN 7 के लिए CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बिहार में बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 43% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 29, जेडीयू, ये कांग्रेस का गठबंधन लालू के साथ है, जेडीयू को 15 और अन्य को 13% वोट मिलने की संभावना है। और यही वोट अगर सीट में हम तब्दील करें, जो राजीव कारेंदेकर ने हमारे लिए किया है, तो 40 सीटें हैं, उनमें से 21 से 27 बीजेपी गठबंधन को, कांग्रेस गठबंधन को यानी कि कांग्रेस लालू को 11 से 15, और जेडीयू यहां काम को इनाम नहीं मिला है नीतीश को, 2 से 4 में सिमटती हुई। संजय जी, यहां पर भी यही सवाल खड़ा हो रहा है। संजय जी, पहला क्विक कमेंट आप ही का। जो पिछले दिनों की रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे थे, जो एनालिसिस आ रही थी, वो आ रही थी कि ट्रेंड यहां शायद कुछ बदला है और लालू कांग्रेस गठबंधन आगे बढ़ रहा है और इसलिए बीजेपी की बढ़त को वो रोक लेगा। आपके आंकड़े नहीं दिखाते, सही है क्या? नहीं, आंकड़े दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जो हमारा मार्च के महीने में प्रीपोल हुआ था चुनाव के कुछ समय पहले, उसमें ये बीजेपी और एलजेपी का जो आंकड़ा था इससे थोड़ा ज्यादा था, 21 से 29 था। 21 से 29 तो थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन अब ये पोस्ट पोल आंकड़ों से ये साफ दिखाई पड़ता है कि मुस्लिम और यादव कंसोलिडेशन बिहार में हुआ है। मुस्लिम कंसोलिडेशन एक तरह से अभूतपूर्व है बिहार में, कांग्रेस और एलजेपी, कांग्रेस और आरजेडी के पक्ष में। भूपेन, फिर यही बात है कि बिहार में कंसोलिडेशन हुआ, यूपी में ये कंसोलिडेशन नहीं हो पाया, इसलिए मोदी मार्च जारी है। जी बिल्कुल ठीक। और मुझे लगता है उसका एक कारण यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जितने दल हैं जो मुस्लिम वोट की तरफ हमेशा देखते हैं, वो शायद ज्यादा ऑर्गेनाइज या ज्यादा स्ट्रांग है जमीन पर। अगर आप देखें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, बिहार में जो स्थिति है वो बड़ी वाकई एक बड़ी विचित्र स्थिति है। हम लोगों को ऐसा कभी पहले देखने को नहीं मिला कि वो नीतीश कुमार जिनको पिछले 10 वर्ष से हम लोग हमेशा विकास का मसीहा कहते चले आए थे, वो नीतीश कुमार जिन्होंने सभी तबकों के लिए 22 में से 21 जातियों को उन्होंने महादलित घोषित कर डाला, मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं किया। अब नीतीश कुमार की ऐसी दयनीय स्थिति बन गई है कि उनको 2 सीटें उनको मिलती हुई दिखती हैं। उससे लगता है कहीं ना कहीं जो अग्रणी जातियों में गुस्सा था नीतीश कुमार के प्रति, वो गुस्सा कहीं निकल कर आया, और जो पिछड़ी जातियां थीं जो शायद बाकी दलों से जुड़ना चाहती थी, नरेंद्र मोदी के कारण बीजेपी से जुड़ती दिखती हैं। आप बिहार से ही इसका मतलब जाति का समीकरण नहीं चलता है। मैं वही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, और क्योंकि अजय आप बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, ये हमने देखा है पिछले 4-5 साल के हम विधानसभा चुनावों में देखें, एक परिवर्तन दिखाया मानस में वोटर के कि वो काम को इनाम देता है, पर नीतीश यहां पर क्यों गच्चा खा गए? ये एकदम एक्सप्लेन नहीं होता है, क्योंकि मैं वहां पे गया और मैंने देखा, मैंने जानना चाहा कि आखिर क्या वजह है कि उस बिहार में जहां 7 साल पहले अगर आप जाते तो आपको साफ दिखाई देता कि वहां पे स्थिति अच्छी नहीं है और आज बहुत अच्छी स्थिति है। सारे अगर इंडिसेस आप देखें तो भी काफी इंप्रूव्ड है, लेकिन उसके बाद भी वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता है कि आखिर क्या वजह है कि ओबीसी उनको छोड़ गया। संजय जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि बिहार में अगड़ी जातियों का जो ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में इस बार दिखाई पड़ रहा है। 90% फॉरवर्ड कास्ट जो है वो सब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ऐसा तो कोई भी जाति किसी भी पार्टी के लिए किसी भी चुनाव में देश भर में कभी ऐसी ध्रुवीकरण देखने को नहीं मिला। पोस्ट मंडल युग में अब एक प्रकार से जो अंडरडॉग हो गई थी उच्च जातियां, वो वेंजियंस के साथ रिएक्ट कर रही हैं अंडरडॉग होने के बाद, अब वो अपना दोबारा एक बदला निकाल रही हैं, ऐसा है क्या? वो पार्टली सच है। और दूसरी बात एक भी आप रखो ध्यान में, ये जो है ये लोहियावादी है। नीतीश कुमार लोहियावादी है, लालू प्रसाद लोहियावादी है, मुलायम सिंह लोहियावादी है, शरद यादव लोहियावादी है, ये सब लोहियावादी है। और ये सब लोहियावादी मंडल के साथ थे वीपी सिंह आने के बाद।
और ये मंडल का जो राजकारण रहा उससे कास्टिज्म पहले एक्सपांड हो गया, कास्ट आइडेंटिटी मतलब एक्सपांड हो गई, और अब जब उनको पता चला कि उसके एक स्टैग्नेशन पॉइंट पे आ गए तो वो कंसोलिडेशन ऑफ। लेकिन हम कहते थे अपर कास्ट तो वोट में मेजॉरिटी में है ही नहीं, वो तो छोटी सी इकाई है, फिर ये बदला कैसे? ये खाली अपर कास्ट नहीं है, आप देखें दलित का भी है, ओबीसी का भी है, नॉन यादव ओबीसी का काफी कंसोलिडेशन है बीजेपी के फेवर में, और नीतीश कुमार काफी बुरी तरह हारे। लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन, ये भी याद रखें, असेंबली इलेक्शन जब होगा अगले साल में तो शायद नीतीश की हालत इतनी बुरी नहीं होगी जो इस बार हुई। कंसोलिडेशन का एक खास कारण है बिहार में, मुस्लिम कंसोलिडेशन का एक खास कारण है आरजेडी की तरफ। किशनगंज में जो जेडीयू का उम्मीदवार जो था इमाम, उन्होंने पब्लिकली अपना कैंडिडेचर ऑलमोस्ट विड्रॉ किया और कहा कि हमें जीतती हुई पार्टी, मतलब जो बीजेपी के खिलाफ जो सबसे बड़ा मोर्चा उसको वोट देना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज और उभर के आती है, अगर हम 17 साल का जो ये रिश्ता था, अब मोदी की जो इतनी चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं नीतीश बाबू ने ये चर्चा की को तूल दी, शुरुआत कर दी। देखिए नीतीश कुमार को अंग्रेजी में बिहार में एक पॉलिटिकल वंडर कहा जाता था, वो स्टेज क्योंकि उनका अपना कोई वोट बैंक था नहीं। उनके सामने ये पहला मौका था कि नरेंद्र मोदी से अपना दामन छुड़ाकर वो जो पूरा मुस्लिम समाज है 70% वोट है उसके ऊपर वो अपनी पैठ बना तो वंडर की जगह पॉलिटिकल ब्लंडर, वंडर की जगह वो पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया, अगर ये आंकड़े आपके दिखाते हैं। मुझे लगता है संजय भाई एक इसमें चीज और जोड़नी चाहिए आपको, ये कि जब अलायंस की आई तो यहां पर हम फिर देख रहे हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश में देख रहे थे कि कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ, उसी प्रकार से बिहार में भी यदि रामविलास पासवान, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ते तो शायद आपको और ज्यादा एक क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिलता। बीजेपी ने मैथमेटिकली जो है गणित के हिसाब से बढ़िया आंकड़ा किया, 2.5% कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के पास चले गए, रामविलास पासवान के पास चले गए। देखिए ये एक बड़ा आसान हो जाता है जब चीजें हो जाती हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करना। अजय, क्या ये मजबूरी का गठबंधन नहीं था? दरअसल बीजेपी जब उन्होंने अपना नाता तोड़ा नीतीश से तो 40 सीटों पर बढ़िया उम्मीदवार तक नहीं थे, इसीलिए रामविलास से हाथ मिलाया। अब हम विश्लेषण कुछ भी करते रहे कि ये बहुत कमाल की राजनीतिक स्ट्रैटेजी थी बीजेपी का। अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली तो उन्होंने कई सारे जो कास्ट थे उनको भी अपने साथ बैठ गई, फिट बैठ गई। तो कास्ट को उन्होंने इग्नोर नहीं किया इस इलेक्शन में। आप हर जगह देखें कि वो कास्ट को लेके चले हैं, तो उनके हिंदुत्व जो फोल्ड है उसमें सारे कास्ट भी थे। इसमें कहीं कैंडिडेट का कोई लेना देना नहीं है संदीप। ये जो पूरा जो बिहार का इलेक्शन है, ये बटन ये मोदी जी के नाम पर दब रहा है, यूपी में उसमें कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार का नाम नहीं पता, किसको फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी भी नहीं कहते। फायदा साफ दिखाई पड़ रहा है बीजेपी को। एक तो एलजेपी अच्छा खासा वोट ले रही है, 8-9% वोट उनको आ रहा है, और दलितों का बहुत बड़ा झुकाव बीजेपी और एलजेपी गठबंधन की तरफ है। तो ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है, कोई मजबूरी का गठबंधन नहीं है। पासवान से गठबंधन का एक और भी महत्व था क्योंकि पासवान इंडिया छोड़ के गए थे मोदी के मुद्दे पे, फिर से मोदी के साथ वापस आ गए, तो जो अनटचेबिलिटी फैक्टर था मोदी जी का वो काफी हद तक दरवाजा खोल दिया उनकी टचेबिलिटी बढ़ाने का। एक सवाल आपसे अजय, वो ये कि जिस मुसलमान वोट के लिए और महादलित वोट वाले गठबंधन के लिए नीतीश कुमार ने यह रणनीति बनाई और अब यह नतीजा सामने आ रहा है, क्या असेंबली में जो बात धीरज कह रहे हैं संभव है कि वो वापस रिकवर कर जाएं और उभर करके आ जाएं? आप हमसे ज्यादा बिहार जानते हैं, और लेकिन जो हमें समझ में आ रहा है वो ऐसा होता नहीं है। एक बार अगर आपको इलेक्शन में वोट नहीं मिला है तो ये श्योर नहीं है कि 6 महीने बाद वही वोट आपके पास चला जाएगा। इसके बारे में हम सर्टेन नहीं। वो तो जहाज जब डूबने लगता है, वो 52 विधायकों की खबर आ रही है कि वो बीजेपी के साथ लगातार संपर्क कर रहे हैं, उन्हीं के विधायक बीजेपी से संपर्क में आ गए। वही हम कह रहे हैं कि ये ऐसा होता नहीं। आप देखे होंगे हिस्ट्री में उठा के। संक्षिप्त और जोड़ूं, जब हम बात करते हैं नीतीश कुमार के इस गिरावट की उनके ग्राफ में, ध्यान रहे कि जब पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था और दोनों दल एक साथ लड़े थे तो बीजेपी की स्ट्राइक रेट जनता दल यूनाइटेड की स्ट्राइक रेट से बेहतर थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए बीजेपी के एक बड़ा तबका है जिसको लगता है कि जो फैसला हुआ नीतीश से हटने का, अगर वो फैसला पहले लिया तो शायद बीजेपी का और बेहतर स्थिति